दो बड़े गेम तेजस्वी यादव ने आज खेल दिए हैं। एक तो दलितों की इस जो राजनीति की गई थी तथाकथित तौर पर एक जाल बुना गया था भाजपा के द्वारा कि और एनडीए के द्वारा कि सारे दलित नेताओं को बुला लेते हैं एक जगह, राजद और कांग्रेस के नेताओं को ही बुला लेते हैं, इसमें से कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन राजद और कांग्रेस के नेता पहुंचे नहीं, तेजस्वी ने रोक दिया। और दूसरे से बड़ा गेम कर दिया उन्होंने कि 9 तारीख को आपको पता होगा कि रैली प्रस्तावित थी अमित शाह की, उसी दिन इन्होंने अपनी तरफ से गरीब उत्थान दिवस बनाने का बात कर दिया था और कहीं ना कहीं इससे अमित शाह ने अपनी रैली को प्रीपोन करके 7 तारीख को कर लिया था। और अभी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि 9 नहीं अब 7 को करेंगे। आपके पीछे पड़ गए हैं तेजस्वी यादव। बेटर देन जंगल राज, आप हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं। आप जो बिहार का स्वर्णिम काल है वहां से कंपेयर नहीं कीजिएगा। आप जो नालंदा का पूरा इतिहास रहा है उससे कंपेयर नहीं करते हैं। आप जो विश्व की ज्ञान की राजधानी थी बिहार, उससे कंपेयर नहीं करते हैं। आप हमेशा लालू यादव से खुद ही अपने नालंदा एग्जैक्टली। ये मुझे बताइए कि आपको हर बार लालू यादव से ही अपने आप को क्यों कंपेयर करना पड़ता है? उस व्यक्ति से जिसे आप चारा चोर कहते हैं, उस व्यक्ति से जो कि जेल में है, उस व्यक्ति से जो कि जिसकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, जो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप तेजस्वी से क्यों नहीं कंपेयर करते हैं अपने आप को? आप दलितों की राजनीति उफान पर है। और एक बड़ी बात देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब नया खिलाड़ी आता है मैदान में और छक्के चौके लगाता है, भले ही सेंचुरी ना मारे मगर चर्चा तो होती है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के सबसे पॉपुलर शो पंचनामा में। अब पंचनामा आप देख रहे हैं तो आपको लगभग सब कुछ पता ही है। सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पता है। 15 मिनट का समय आपका चाहिए होगा मुझे। और अब चीर फाड़ होगी उन खबरों की जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत से छोड़ देती है। देखिए, बिहार में पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे सवर्णों की राजनीति को लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं। हमने भी अपने विश्लेषणों में सवर्णों की राजनीति को खासा स्थान दिया है। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि दलित समाज से आते हैं, जो बाकी सब समाजों के भी हैं, तो उनके लिए भी हमें उनकी राजनीतिक और बिहार में उनकी राजनीतिक जो ज़मीन है उसका विश्लेषण करना जरूरी है। बिहार में कुछ घटनाएं भी ऐसी हो गई हैं आज में जो इन बातों के लिए हमें मजबूर करती हैं कि हम बिहार के मौजूदा दलित राजनीति पर और विकल्पों पर और दलित राजनीति के गणितों पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ जो गेस्ट हैं आप अच्छे से इन्हें जानते हैं। ज्योति पांडे नाम है इनका, जदयू के सिपाही हैं। और हमारे साथ पंचनामा में यूजुअली मैं इनको इसलिए बुलाता हूं क्योंकि कई बार सवाल सत्ता पक्ष से करना जरूरी हो जाता है और कई लोग आजकल कोरोना में सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन अपने सरकार का और अपने समाज का दोनों का बड़ी बेबाकी से ये पक्ष रखते हैं और बचाव भी करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कल के पंचनामा में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है ज्योति जी कि आप मुस्कुराकर मेरे सवालों को टाल देते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप मुस्कुराकर सवालों को टालिएगा नहीं। पहले ही मुस्कुरा देते जी, पहले ही जब मुस्कुराना मुस्कुरा लीजिए। लोगों को आपकी मुस्कुराहट अच्छी भी लगी है, लोगों ने कहा है कि ऐसे हंसमुख व्यक्ति को होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि आज जिस जमीन को हम छूने जा रहे हैं, इस जमीन को कभी कोई छूता नहीं था। दलितों को हमेशा से एक अछूत के तौर पर माना गया है। आज भी राजनीतिक रूप से कई ऐसे नेता हैं जो कि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दलित भी अच्छे से जान गए हैं कि वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ और है। इस समाज को फर्श से जो है अर्श तक पहुंचाना उनके जहन में नहीं है। वो अपने लिए उत्थान, अपने परिवार का उत्थान इतना ही तक में सीमित है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पहले विश्लेषण शुरू करते हैं। उससे विश्लेषण से पहले कुछ आपको बिहार में हुई घटनाएं आज से कल के बीच में सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बता दूं आपको कि आपको पता है कि बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण हुआ है जिसका नाम है राजपा, राजपा, यानी ये पार्टी जन जन पार्टी, ये भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन
कहा जा रहा है कि आशुतोष कुमार इसमें सबको जोड़कर चलना चाहते हैं, लेकिन मूलतः यह ब्राह्मणों के और भूमिहारों के लिए एक नया विकल्प के तौर पर सामने आएगी। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, भाजपा जिस तरह से ब्राह्मण भूमिहार के वोट बैंक को, सवर्णों के वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रही है और सोच रही है कि जाएंगे कहाँ, राजद की तरफ तो जाएंगे नहीं। राजद के बारे में कहा जाता है कि राजद ब्राह्मण भूमिहारों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन इस पार्टी के प्रति ब्राह्मण भूमिहारों का रुझान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहावत फेमस होती है कि लालू प्रसाद ने तथाकथित रूप से ये कह दिया था कि बुरा बाल को साफ करना पड़ेगा। देखिए, लालू यादव की अपनी राजनीति थी, उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए समान नियम कानून के तहत बिहार में पैरेलली सिस्टम लाने का प्रयास किया था, जिसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए थे और इसीलिए दलित आज भी उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जेल में है, उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। उनके विकल्प के तौर पर उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आ चुके हैं और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। लेकिन तेजस्वी यादव को सीधा टक्कर नीतीश कुमार से लेना पड़ रहा है, जिनकी कहा जा सकता है वोट तो बिहार में बहुत कम है, उनकी जातिगत वोट की बात करें तो, लेकिन बिहार में एक्सेप्टेबिलिटी इनकी इतनी तगड़ी है कि चाहे भाजपा हो या राजद, आवश्यकता नीतीश की ही पड़ती है सरकार में वापसी के लिए। और नीतीश कुमार के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारे ज्योति पांडे जी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे हम पूछेंगे। लेकिन और बातें बता दूं आपको कि बिहार में इस राजनीतिक पार्टी के आगमन के बाद से जो पार्टियां तथा कथित तौर पर सवर्णों के वोट बैंक की ठेकेदार मानी जाती थी, उनमें बेचैनी बढ़ गई। खास तौर पे गिरिराज सिंह, अगर सांप के बिल में पानी डालिएगा तो बाहर निकल जाता, उसी तरह से गिरिराज सिंह बाहर आए और गिरिराज सिंह ने बरमेश्वर मुखिया के पुण्यतिथि पर एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट करना उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि भूमिहार ब्राह्मणों ने तो उन्हें कह ही दिया कि आप रंगे सियार हैं। कहीं ना कहीं वो पोस्ट डिलीट करके उन्होंने उससे भी बड़ी गलती कर दी और आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। यानी कि भाजपा का जो एजेंडा है सवर्णों को लेकर वो स्पष्ट हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस पूरे घटनाक्रम से फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर सवर्ण तेजस्वी यादव को अगर भाजपा और जदयू से खफा होकर वोट करते हैं तो सीधा फायदा है, अगर वो नहीं वोट करते हैं तो उसका भी फायदा सीधा है। अगर किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो राजद का फायदा सीधे तौर पर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं जदयू की। जिस तरह से जदयू ने ललन सिंह को सामने किया है और अब पूरी तैयारी चल रही है कि सारे सवर्ण नेताओं को सामने लाया जाएगा और एक विकल्प की तलाश की जाएगी जो इस वोट बैंक को जदयू से खसकने न दे। क्योंकि देखिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ी लड़ाई बिहार की नहीं है, क्योंकि बिहार के इस मैंडेट से, जो चुनावी मैंडेट है आने वाले, केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं बनने वाली है, वो बन चुकी है। अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के लिए सारी बेचैनियां करनी है और नीतीश नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी गलती हो जिसकी वजह से कोई भी समाज नीतीश कुमार से अलग हो। ये एक अलग घटना है। अब आपको बताते हैं कि आज दलितों के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ। देखिए, बिहार में इस तरह से सवर्ण राजनीति ने काफी उफान लिया पिछले 3-4 दिनों में, दलितों की राजनीति को भी अब समानांतर रूप से चलाना आवश्यक था। इसीलिए भाजपा ने यह महसूस किया कि जब सवर्ण वोट बैंक कहीं ना कहीं दूर होने का प्रयास कर रहे हैं तो हम क्यों ना रिवर्स साइकोलॉजी लगाएं। आपको बता दें कि दलितों के कई नेता ऐसे हैं जो कि जदयू और भाजपा के हैं, जिन्हें जोड़कर एकजुट करके लाया जा रहा है और इसी नाम पर जुटान कराया जा रहा है अलग अलग पार्टियों के। यानी आप समझ रहे हैं, जो महागठबंधन के दल है उनके दलित नेताओं को, विधायकों को भी बुलाया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन वॉश करके ये साबित किया जाए कि दलितों के बहुत बड़ी हितैषी एनडीए है। यानी कि अगर सवर्ण वोट का नुकसान होगा भाजपा को, एनडीए को, तो वो भरपाई कहीं ना कहीं दलितों के वोट से की जाएगी। अब कितनी इसमें सच्चाई है, जमीनी स्तर पर उतरने के बाद कितना इसका असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की राजनीतिक घटनाओं को देखें तो सीधा घाटा हुआ है एनडीए का। खबर यह है कि जीतन राम मांझी के घर पर जुटान हुआ था। मुख्यतः श्याम रजक, ललन पासवान और जीतन राम मांझी 3 चेहरे थे जिन्होंने बिहार के सारे विधायकों को, जो दलित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्हें बुलाया था अपने साथ मीटिंग के लिए। लेकिन खबर यह भी है कि कोई कांग्रेस और राजद का विधायक नहीं पहुंचा है। अब कांग्रेस के विधायकों के बारे में तो पूरी कहानी यह है कि इससे पहले एक और मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे, लेकिन 11 राजद के विधायक आज उस मीटिंग से नदारद थे। और नदारद ही नहीं थे, वो तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए थे और वहां एक और मीटिंग चल रही थी। यानी ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा जो गेम खेल रही थी उस पर भी तेजस्वी यादव ने पानी फेर दिया है।
जीतन राम मांझी वहां कैसे पहुंच गए, इस बारे में आपको शंका हो रही होगी। आपको बता दें कि परसों ही हमने पंचनामा में बताया था आपको कि जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हो तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, अब ये मानना गलत होगा कि वो महागठबंधन में है। उन्होंने अपनी दिशा और दशा तय कर ली है, उन्हें वापस उसी नाव में बैठना है जिस नाव के वो पुराने मांझी थे। और अब एनडीए के नेताओं के साथ बैठकर जिस तरह से उन्होंने मंच साझा किया है, हालांकि उस मीटिंग का एजेंडा बहुत सारा था। उस मीटिंग में कहा गया कि आरक्षण को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसे स्पष्ट किया जाएगा और ये विश्वास दिलाना जरूरी है इस देश की जो दलित जनता है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण को बहुत कड़े तरीके से पालन कराने के लिए भी ये मीटिंग चल रही थी। साथ ही साथ कोरोना की वजह से जो दलितों के साथ समस्याएं आई हैं इस पर भी विचार विमर्श करने के लिए ये मीटिंग की गई थी। लेकिन जो जानकार हैं और अंदरूनी सूत्र हैं वो कहते हैं कि ये मीटिंग मांझी जी के वेलकमिंग के तौर पर एक मीटिंग हुई थी और अन्य दलों के जो भी दलित नेता हैं उनको भी एक तरह से हरी झंडी दी गई है कि आइए घर वापसी कर लीजिए। मगर तेजस्वी यादव ने इस सब पर पानी फेर दिया है। अब मैं रुख करूंगा ज्योति पांडे जी की तरफ, क्योंकि ज्योति जी आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, सवर्ण समाज को साथ में लेकर चलेंगे, दलितों को भी लेकर चलेंगे। आपका हाल तो वही हुआ कि दोनों हाथ में लड्डू था और दोनों लड्डू को देखकर इतने खुश हो रहे थे कि दोनों लड्डू नीचे गिर गया। अब क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए ये लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं पर लड्डू गिरा नहीं है जी, लड्डू हाथ में ही है। कैसे आप बोल रहे हैं? सवर्णों की बात अगर करें तो एक नई पार्टी बन गई, भाजपा के साथ आपका एक ही दिन रैली होगा, एक ही दिन दोनों के रैली अलग अलग तरीके से आप कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सब जाति की तो पार्टी बनी हुई है, स्वर्णों के लिए भी पार्टी है, भूमिहारों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है और भी जितने ज्यादा कुर्मी की पार्टी कौन सी है? बहुत सारा कौन राजतांत्रिक करके बनाए हुए। अच्छा, मुझे लगा नीतीश जी की बात है। नहीं, नीतीश जी का तो सब जात का पार्टी है। और फिर देखिए मलाहों की अलग पार्टी बनी हुई है। तो इन लोगों के साथ ऐसा थोड़ा कि सारा मलाह इन्हीं के साथ है या सारा भूमिहार इनके साथ है, ये बात नहीं है। मतलब 100% वोट वहां नहीं जाएगा, नहीं जाएगा जी। लेकिन खबर जो आई है सर कि अंदरूनी तरीके से आप लोगों ने देखा कि सवर्ण वोट छटके नहीं, अगर छटक भी रहा है तो चलिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, मांझी जी को वापस ला देते हैं। मांझी जी को कैसे मना लिया आप लोगों ने? देखिए मांझी जी को बहुत बड़ा चांस मिला था, वो चाहते तो बहुत बड़ा बदलाव कर सकते थे। और देखिए नाइट पिक्चर में कैसे अनिल कपूर को 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बनाया और पूरे दुनिया का दिल जीत लिए थे वो, इनको भी वो चांस मिला था, ये बहुत कुछ कर सकते थे। समय भी अच्छा खासा दिया था, समय भी इनको अच्छा खासा मिला था, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। जब देखा गया इनके बारे में कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी को तो भाई बिहार को बना के जाना है। साथ मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के लिए कर दिए हैं, आज न कल लोगों को एहसास होगा कि 7 पीढ़ियां याद करेगी उनको, वो वक्त ला दिए हैं। अब थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत है। ये जितने दल हैं सबकी पार्टियां हैं, हकीकत ये है कि आज लोग चाहे वो दलित के हों, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, चाहे वो स्वर्ण के हों, जिस समाज से हों, उनकी हर जाति की पार्टियां हैं, लेकिन उस जाति के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। वहां ये लोग अब मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे मतलब आपका सीधा हमला रामविलास पासवान जी पर है, उपेंद्र कुशवाहा पर है, भाजपा पर है, एक तरह से जी। आप ये चीज समझिए, नहीं रामविलास पासवान जी तो आपके साथ हैं, दलितों के साथ हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, साथ हैं, पर इन लोगों के लिए इस बार चुनौती होगा। और सबका राम नहीं होता है, बैतरनी पार करना है तो राम नाम का सहारा लेना है जी। तो वही जो भी दल है सबको नीतीश कुमार का और ये राम नाम क्या है? मतलब ये दलितों को साथ लेकर चलना है या सवर्णों के वोट बैंक को अपने साथ करना नहीं, दलित तो हो चाहे स्वर्ण हो, आज सबका माइंड सेट है कि ये सुकून दिया है ये आदमी लोगों को, नीतीश कुमार। हाँ,
ये शांति दिया है। ऐसा आप नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कह रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सारा सरकारी तंत्र भी देखते हैं, हर जगह नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा या उनको लेकर दुख है लोगों में, या इनकम्बेंसी लागू हो रही है। क्या हो रहा है ऐसा जो कि नीतीश कुमार को खुद कहना पड़ रहा है कि ठीक ही तो है नीतीश कुमार, अच्छे क्यों नहीं है आप, सबसे बेस्ट क्यों नहीं है? नहीं, वो किसी का सोच था। देखिए, वो ऐसा ही नारा नहीं बना था, या कोई भी नारा ऐसे नहीं बनता है। कोई नारा जैसे बैकफायर कर गया क्या वो नारा? नहीं, बैकफायर नहीं किया। वो तेजस्वी जी जो नारा दिए थे उसके आधार पर वो पब्लिक का रिएक्शन था। कोई नहीं, वो नारा नीतीश कुमार या कोई जदयू के मतलब पदाधिकारी नहीं दिए थे। वो तेजस्वी जी नारा दिए थे कि हम बदलेंगे नीतीश को, ऐसा कुछ नारा दिया। मतलब इस भ्रम में क्यों आपकी पार्टी रह जाती है? जब भी बिहार में एनडीए की सरकार आती है, आप जब साथ होते हैं, तो ऐसा भ्रम क्यों हो जाता है कि आप बेटर देन लालू यादव बनना चाहते हैं, बेटर देन जंगल राज? आप हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं। आप जो बिहार का स्वर्णिम काल है वहां से कंपेयर नहीं कीजिएगा। आप जो नालंदा का पूरा इतिहास रहा है उससे कंपेयर नहीं करते हैं। आप जो विश्व की ज्ञान की राजधानी थी बिहार, उससे कंपेयर नहीं करते हैं। आप हमेशा लालू यादव से खुद ही अपने नालंदा विश्व के ज्ञान की राजधानी थी, पूरे विश्व से लोग वहां पढ़ने आते थे। आज नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बनाना किसने कराया? मतलब नीतीश कुमार ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो केवल नालंदा एक जगह हो गया, तो आपको लगता है कि पूरे बिहार से विकास हो गया? वो देखिए, नालंदा तपोभूमि है। नहीं, मेरे सवाल को पहले कन्नी मत काटिए, हंस के मत टालिए बात को। फिर एग्जैक्टली ये मुझे बताइए कि आपको हर बार लालू यादव से ही अपने आप को क्यों कंपेयर करना पड़ता है? उस व्यक्ति से जिसे आप चाराचोर कहते हैं, उस व्यक्ति से जो कि जेल में है, उस व्यक्ति से जो कि जिसकी राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, जो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप तेजस्वी से क्यों नहीं कंपेयर करते हैं अपने आप को? देखिए, कोरोना काल के पहले शायद कंपेयर करने की जरूरत थी जी, अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब लोगों की आशा, ये अलग काल है, ये संकट का काल है, ठीक, नए युग का निर्माण करने का काल है जी। अभी कोरोना किसी जाति को नहीं पहचान रहा है जी। तो जो भी जाति के राजनीति कर रहे हैं, ना वो ऐसा है कि दलित को पहचान रहा है, स्वर्ण को भूल जा रहा है जी, ये भी नहीं है। तो अभी एक नए युग का निर्माण करने का समय है, मानव निर्माण करने का समय है। जो दलित जिनको मसीहा माना जी, है ना, भीमराव अंबेडकर जी को मसीहा माना, तो भीमराव अंबेडकर जी भी यही पाठ पढ़ा के दलित के मसीहा जी। हम कहते हैं कि यादवों के वोट से केवल राजद जीत कर नहीं आ सकती थे, सीएम नहीं बन सकते हैं। केवल कुर्मी के वोट से तो आपको भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपकी पार्टी की बात हम करें तो आपने एक खास वर्ग है भूमिहार, उसमें तो रोष है ही, उसमें तो कोई और बात ही नहीं है। सारा समाज मिलकर ये कह रहा है, अगर उस समाज के सारे नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है, तो आपको मानना तो पड़ेगा ना उनकी बात। अरे ये अब दलितों पर आप डोरा डाल रहे हैं, तो वो भी डोरा आपका नहीं चल रहा। एक संकट ये आया है और उसके निदान में लोग लगे हुए हैं। आप देख लीजिएगा, अगर ये लोग राजनीति नहीं करें शांति से, ये देखिए जात की राजनीति कर रहे हैं, कोई एक नेता जाके, जैसे आज मीटिंग की है, दलित समाज से आते हैं श्याम रजक जी, उद्योग मंत्री हैं जी, कोई नेता जाके दलित का ही कोई नेता कि भाई आप उद्योग मंत्री हैं, आप यहाँ फैक्ट्रियां लगाए, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाते हैं, उद्योगपति को आप इनवाइट करें और बोले कि आप आइए, हम आपको चालू हालत में फैक्ट्री देते हैं, आप उसमें घुसिए, फैक्ट्री लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, दलितों को रोजगार दीजिए, दलितों को रोजगार दीजिए, दलित को उठाइए। विडंबना ये है कि आज जो दलितों की मीटिंग हुई है जीतन राम मांझी के आवास पर, उसमें विडंबना ये है कि इन पार्टी के इस आज की मीटिंग के 3 जो बड़े चेहरे हैं वो तीनों आयातित हैं, तीनों आयातित है। कहीं ना कहीं आपने राजद से लाया है श्याम रजक को, आपने जीतन राम मांझी को वापस लाया है महागठबंधन से अपनी तरफ, और अगर ललन पासवान की हम बात करें तो उन्हें तो आपने कुशवाहा की पार्टी से तोड़कर पहले ही ला दिया। तो इन 3 लोगों पे आपके यहाँ दलित नेता नहीं है? नहीं समझे, ये लोग दलित की बात करते आए हैं, दलित
आपने किन दलित नेताओं को आगे किया? नीतीश कुमार जी ने किन दलित नेताओं को आगे किया है? जब यही लोग आगे अशोक चौधरी को आप कांग्रेस से लेकर आए हैं, श्याम रजक को आप आरजेडी से लेकर आ रहे हैं, मांझी जी को आपने बढ़ाया तो वो भी कांग्रेस से पुराने आए थे और अब तो महागठबंधन से वापस आ रहे हैं। ललन पासवान को आपने कुशवाहा जी की पार्टी से ले आया है। आपके यहाँ के दलित नेता कहाँ हैं? हाँ, तो जो दलित के लिए काम करने वाले जो भी लोग हैं वो लोग आगे आए हैं जी, कि भाई यहाँ आरसीपी सिंह, संजय झा, संजय सिंह, ललन सिंह, ये इनमें दलित कहाँ हैं? तो ये लोग तो पहले से थे ना जी, पार्टी में, जी। ये लोग बाहर से आए। जी, जैसे आरसीपी बाबू, मतलब ललन आप बाबू तो कहीं ना पहले कहीं से- बोरोड खिलाड़ी दलित लेकर आप टोकन पूरा करना चाहते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है कि हम कुछ दलित हम कुछ बोरो खिलाड़ी ले लेते देखिए। हैं जिनका दूध भात होता है। ये बात देखिए यथार्थ सही है कि ये लोग शुरू से दलित के नेता बने हुए थे जी, जिनका आपने नाम लिया। ये राजद का समय था तो भी ये मंत्री थे, आज जदयू के समय में भी ये मंत्री जी। हैं। दलित के लिए ये थिंकर हैं, दलित का आस्था इनके प्रति था, तभी इनको स्थान नीतीश कुमार दिए। नहीं आस्था रहता तो स्थान नहीं देते। लेकिन आज के डेट में सब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि राजद के दलित नेताओं पर आपने डोरा डाला है, कोई नहीं पहुंचा। तो आपके मीटिंग में, दलितों की मीटिंग आपने इतनी बड़ी रखी, मांझी जी आ जाते हैं क्योंकि उनको वहां भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन राजद के तो 11 के 11 विधायक आपके पास नहीं पहुंचे। कांग्रेस के विधायकों ने बायकॉट कर दिया आपके इस मीटिंग का, SC/ST के। हाँ, तब उनका दल है वो बाइकाट कर दें, या उनको लग रहा होगा तो कि ये तो दलीय राजनीति के आज दिन भाई आज नहीं किया भी था ना। उनको लग रहा होगा कि आज भी मतलब हमारे साथ दलित हैं, या वो जो भी जीत के उनके राजद पार्टी में आए उनको लग रहा होगा कि मेरे साथ हैं, पर ऐसा नहीं है। दलित आज भी दलित ही है, वो अपने आप को कहीं न कहीं से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको अभी सहायता की जरूरत है जी, है ना। दलित का जो रियल में मतलब है, आज भी वो दलित ही आपकी है। पार्टी के नेता हैं श्याम रजक जी, भाजपा के खिलाफ बोलने से हिचकते नहीं है। खासतौर पर आरक्षण की बात की है तो आरक्षण जब कहती है भाजपा की हम उस पर चर्चा करेंगे या विचार करेंगे, तो सबसे पहले उनके कान खड़े हो जाते हैं। आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या आप भाजपा की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, जितने भी दल हैं, सब दलित के लिए सोच रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं, दलित का वोट लेना चाह रहे हैं जी, लेकिन जो सच में दलित के लिए कर रहा है जी, वो 5 आदमी हैं जी, जो मीडिया में नहीं आते हैं, डिस्टेंस में नहीं आते हैं, मतलब पर्दे के पीछे के ही पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं जी, और जब तक वो पांचों किसी राजनीतिक से मिलना भी नहीं चाहते, जी, है ना। क्या मतलब इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब जो पर्दे के सामने जो लोग दिखते हैं दलित हितैषी बनकर, चाहे रामविलास पासवान हो, अशोक चौधरी है, जो भी सामने देखो, इनसे बढ़िया काम पीछे के लोग कर रहे हैं? हाँ, जरूर कर रहे हैं। आप एक चीज देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी हैं, जी, जदयू में थे, राजद में चले गए, फिर जदयू में आ गए। 5 गो दलित को अपने घर में बुला के, गांव से ला के तनी भोज करा दें, उनको भोजन करा दें, कभी नहीं खिलाएंगे अपने घर जी, में, है ना। आज जो दलित है कितने गरीबी में खा रहे हैं, जीतन राम मांझी वैसे खा रहे हैं जी। उनके घर में देखिएगा तो। वो तो कहते हैं कि बैठने चूहा मैंने खाया है। अरे तू तो नौटंकी है, चूहा जाके खाते हैं, थोड़े चूहा खाने जाते हैं, जी, जी। खा लेते हैं। लेकिन वो 5 दलित को जो रियल में दलित है, जी, वो 5 उसका ऐसी कोई नहीं है। वो 5 दलित को हम 5 दलित का नाम देते जी। हैं, उसको बुला के वो घर में भोजन करा दें, चलिए, कोई भी नेता, जी, है ना, वो पूरे बिहार का नेता हो जाएगा। दलित ज्योति का। पांडे जी सवर्ण नेता हैं, बिहार की राजनीति में जदयू दल से आते हैं और इस दल के एक स्तंभ हैं और ये दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जो भी नेतागण दलित हितैषी बनते हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए दावा है कि 5 दलितों का ये नाम देंगे, उन्हें अपने घर पर बुलाकर आप भोजन करा दीजिए। बस इतना ही से हम समझ जाएंगे कि दलित हाँ। हितैषी हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। सवर्णों की राजनीति में तो तूफान मचाया ही, अब दलितों की राजनीति उफान पर है। और एक बड़ी बात देखिए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब नया खिलाड़ी आता है मैदान में और छक्के चौके लगाता है, भले ही सेंचुरी ना मारे मगर चर्चा तो होती है। आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 2 बड़े गूगलीज दिए हैं, कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं सभी इसको लेकर अंदर ही हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ज्योति भाई भी अंदर से जरूर हंस रहे होंगे, बाहर चेहरे पर दिखाना नहीं चाहेंगे, हाथ दिखा, इसलिए क्योंकि 2 बड़े गेम तेजस्वी यादव ने आज खेल दिए हैं।
एक तो दलितों की इस जो राजनीति की गई थी तथाकथित तौर पर एक जाल बुना गया था भाजपा के द्वारा कि और एनडीए के द्वारा कि सारे दलित नेताओं को बुला लेते हैं एक जगह, राजद और कांग्रेस के नेताओं को ही बुला लेते हैं, इसमें से कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन राजद और कांग्रेस के नेता पहुंचे नहीं, तेजस्वी ने रोक दिया। और दूसरे से बड़ा गेम कर दिया उन्होंने कि 9 तारीख को आपको पता होगा कि रैली प्रस्तावित थी अमित शाह की, उसी दिन इन्होंने अपनी तरफ से गरीब उत्थान दिवस बनाने का बात कर दिया था और कहीं ना कहीं इससे अमित शाह ने अपनी रैली को प्रीपोन करके 7 तारीख को कर लिया था। और अभी अभी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि 9 नहीं अब 7 को करेंगे। आपके पीछे पड़ गए हैं तेजस्वी यादव। हाँ, तो उनको पढ़ने दीजिए ना, इस सब से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। देखिए अभी जो भी चाहे तेजस्वी यादव को दलित का वोट चाहिए ना, उनको कोई नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो 5 को दलित को अपने घर बुला के तेजस्वी जी को भी चैलेंज है। हाँ चैलेंज है, 5 दलित को खिला दें भर पेट। तेजस्वी जी अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो कृपया ज्योति जी की बातों पर ध्यान दिया जाए, आपके दलित हितैषी होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर आप लोग जो वीडियो ये देख रहे हैं दर्शक, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइएगा, तभी और मजा आएगा और भी मजेदार रोचक तथ्यों को हम लेकर आएंगे। हमें पता है कि हम बहुत सारी खबरें आप तक नहीं लेकर आजकल आ पा रहे हैं, इसके पीछे एक मुख्य कारण है हमारे आसपास में जो ऑफिस का हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी पूरी तब्दीली की जा रही है। एक नया ऑफिस बन रहा है पूरी तरह से हाईटेक तरीके का, जो कि नए तरीके से, नए स्पीड से, नए कलेवर से आपको खबरें पहुंचाएगा। तब तक हमारे साथ आप भी पेशेंस रखिए और इस चैनल को जितना प्यार दीजिएगा उतना ही प्यार खबरों के संदर्भ में हम आपको वापस देंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।